वेलकम स्टूडेंट्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 इंट्रोडक्शन। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 4 से, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। और आज का हमारा इसमें टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड नॉट एन इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स पर, यानी कि सिंगल यूनिट्स पर। पूरी इकोनॉमी पर एक साथ स्टडी नहीं की जाती। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे एक फर्म पर, या एक हाउस होल्ड पर, या फिर इंडिविजुअल प्राइसेस पर, यानी कि एक वस्तु की कीमत पर, वेज इनकम्स पर, एक व्यक्ति की इनकम पर, या एक फर्म के द्वारा दी गई इनकम पर जो वो सैलरी दे रही है। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री पर स्टडी करेंगे या फिर पर्टिकुलर कमोडिटी पर, किसी भी एक वस्तु पर स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इन इट्स टोटलिटी और एज होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है पूरी अर्थव्यवस्था पर एक साथ। The part of economics which treats the whole economy as a single unit and studies behavior of broad economic aggregates like level of national income, price level, etc. is called macroeconomics। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है पूरी इकोनॉमी पर एक साथ, पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानकर। और यहां पर जो भी स्टडी की जाएगी वो हमेशा एग्रीगेट्स पर की जाएगी। पूरी इकोनॉमी में जब भी सब चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाता है उसे एग्रीगेट्स कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति की इनकम हम लोग ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी की इनकम देख रहे हैं तो वो नेशनल इनकम कहलाएगी। सेम ऐसी अगर डिमांड देख रहे हैं एक व्यक्ति की तो अलग बात है, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी की डिमांड देखेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा एग्रीगेट्स पर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो, पॉइंट नंबर 1, इट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स पर स्टडी होगी, यानी कि सिंगल यूनिट्स पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल एंड इट्स एग्रीगेट्स। यहां पर स्टडी की जाएगी पूरी इकोनॉमी पर एक साथ। पॉइंट नंबर 2, इंडिविजुअल इनकम, या कह सकते हैं इंडिविजुअल प्राइस, या फिर इंडिविजुअल आउटपुट, यानी एक व्यक्ति की इनकम पर स्टडी होगी या एक वस्तु के प्राइस पर स्टडी की जाएगी, या फिर एक फर्म के आउटपुट पर स्टडी करेंगे कि उसने प्रोडक्शन कितना किया है, या एक व्यक्ति का आउटपुट क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स हैं नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, यानी कि पूरी इकोनॉमी की इनकम कितनी है या पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कितना है, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। Point number 3, its central problem is price determination and allocation of resources। माइक्रो इकोनॉमिक्स की केंद्रीय समस्या है कीमत का निर्धारण, यानी ये पता करना कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी होनी चाहिए, या फिर ये पता करना कि एक वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, या ये पता करना कि एक मकान का किराया कितना होना चाहिए। दैट इज नोन एज प्राइस डिटर्मिनेशन।
एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी की ज़रूरतों को देखते हुए ये डिसाइड करना कि कौन से रिसोर्सेज का यूज़ हमें कहाँ पर करना चाहिए, दैट इज नोन एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़रूरत के आधार पर संसाधनों का बंटवारा करना। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया गया है इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पूरी इकोनॉमी में यह निर्धारण करना कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का स्तर क्या होना चाहिए, यह कहलाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी के आधार पर इसका अदर नेम रखा गया है। जैसे पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा ध्यान से, द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी समस्या है, इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम है प्राइस डिटर्मिनेशन। सेम इसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसकी समस्या है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसका अदर नेम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। पॉइंट नंबर 5, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। पॉइंट नंबर 3 से ही रिलेटेड है पॉइंट नंबर 5 भी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की समस्या है प्राइस डिटर्मिनेशन, और किसी भी चीज की कीमत हमेशा डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पर। तो प्राइस डिटर्मिनेशन की समस्या को सुलझाने के लिए यहां पर हमारे पास टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होना चाहिए। अगर इसको आपको डिटेल में जानना है तो 12th क्लास के प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें इस बात को डिटेल में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Economics एक विज्ञान है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी की जाती है और यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति की जो चाहत है और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, स्केर्स मीन्स का मतलब दुर्लभ संसाधन, उनके बीच क्या संबंध है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति की चाहत अर्थात उसकी वांट्स जो हैं और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच जो संबंध होता है वही इकोनॉमिक्स है। और संबंध क्या होता है उसको पहले ही समझ लीजिए, क्योंकि इसी बात को हम लोगों को आगे आगे डिटेल में पढ़ना है। संबंध ये होता है कि व्यक्ति की चाहत के कंपैरिजन में हमेशा उसके पास रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है। यानी आपके पास रिसोर्सेज चाहे जितने भी आ जाएं, आपकी चाहत के अनुसार वो हमेशा कम ही दिखाई देंगे, और यही कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक समस्या। यहां पर एंड्स का मतलब है वांट्स और स्केर्स का मतलब है लिमिटेड और मीन्स का मतलब है रिसोर्सेज। व्हाट डज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट? इकोनॉमिक्स आखिरकार है किस बारे में? इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास संसाधन दुर्लभ हैं, अर्थात संसाधनों की हमारे पास कमी है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा चुनाव करना पड़ता है। आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आपको चुनाव करना है कि कौन सा लैपटॉप लूं। टीवी खरीदने जाओगे तो आपको चॉइस करनी है, मोबाइल खरीदने जाओगे तो चॉइस करनी है। यही कहलाती है इकोनॉमिक्स और यही कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी मीन्स scarcity is a situation when demand for a good exceeds its supply even at zero price। अगर किसी भी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है उसके सप्लाई के कंपैरिजन में, अर्थात डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, चाहे वस्तु की कीमत जीरो ही क्यों ना हो,
वो वस्तु दुर्लभ कहलाएगी, और दुर्लभता को ही इंग्लिश में कहा जाता है स्कैर्सिटी। जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो सुलभ, जो चीज़ मुश्किल से मिले वो दुर्लभ, यानी कि लिमिटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद व्हाट इज और व्हाट इज लाइकली टू बी। क्या है या फिर क्या होगा। अगर कोई भी इकोनॉमिक्स में बात इस चीज से संबंधित है कि एक्चुअल में फैक्ट्स क्या हैं या क्या होने वाला है, क्या होगा, तो यही कहलाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अर्थात ये वो अर्थव्यवस्था है जिसके पीछे कारण और उसका प्रभाव देखा जाता है। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म्स फंक्शन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी मैकेनिज्म्स हैं अलग अलग, वो कार्य किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, द इन्फ्लेशन रेट इज 10%। अगर हम कह रहे हैं कि फिलहाल महंगाई पहले से 10% बढ़ चुकी है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन रेट इज 10%, तो ये बात हमने किसी न किसी फैक्ट के आधार पर कही होगी, या तो हमने किसी अखबार में पढ़ा होगा या किसी न्यूज़ चैनल पर देखा होगा। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, यही कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। या फिर दूसरा एग्जांपल, द पॉवर्टी इन इंडिया दैट मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन 21.9% इन 2011-12 सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि देश में लगभग 22% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 21.9 मीन्स राउंड ऑफ, उसको आप 22 कह सकते हो। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये बात आप कह रहे हैं किसी न किसी फैक्ट के आधार पर। जब ये देखा जाता है कि क्या होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगी। क्या है और उसके आधार पर अगर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 1, रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें आर्थिक समस्याओं के बारे में जानकारी देती है, वो समस्याएं जो या तो पास्ट में थी, या प्रेजेंट में हैं, या फ्यूचर में होंगी। पॉइंट नंबर 2, दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स। यहां पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा एक्चुअल फैक्ट्स पर निर्भर करेंगे, चाहे वो फैक्ट पास्ट से रिलेटेड हो, या प्रेजेंट से, या फ्यूचर से। पॉइंट नंबर 3, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। यानी कि यहां पर जो स्टेटमेंट्स आती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, उनकी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है कि वो स्टेटमेंट सही थी या गलत थी। पॉइंट नंबर 4, डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट, यह कह सकते हैं ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स। यहां पर ओपिनियन की या वैल्यू जजमेंट की कोई बात नहीं होती। वैल्यू जजमेंट की और ओपिनियन की बात होती है हमेशा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, जब हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि क्या होना चाहिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि देश में गरीबी फिलहाल 21.9% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ये कहलाएगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। गरीबी दूर कैसे होनी चाहिए, जब इस बारे में बात करेंगे तब वो कहलाएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिलहाल देश में महंगाई 10% बढ़ी हुई है पहले से, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। महंगाई को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, इसके लिए रिजर्व बैंक को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बदलाव करने चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट को महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपनी फिस्कल पॉलिसीज में क्या बदलाव करने चाहिए, वो हो जाएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसे पढ़ेंगे अगले पेज पर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का संबंध किस बात से है कि क्या होना चाहिए या व्हाट इज डिजायरेबल बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। और यहां पर बात होगी हमेशा ओपिनियंस की। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या आपके सुझाव हैं, भाई बताओ, गरीबी दूर कैसे की जाए, तो आप बताएंगे कि अगर ये काम कर दिया जाए, रोज़गार बढ़ा दो तो गरीबी दूर हो जाएगी। कोई कहेगा प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए देश में, कोई कहेगा नोट बांट दो गरीबों को, नोट बांट दो, उनसे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें सभी के सुझाव अलग अलग देखने को मिलेंगे। यही सुझाव कहलाते हैं वैल्यू जजमेंट्स, जिनको जगह दी जाती है हमेशा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इन दिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर द मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। जो भी मैकेनिज्म फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं वो ठीक है, उनको चलते देना चाहिए मैकेनिज्म्स को, या उन्हें बंद कर देना चाहिए। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अपना खर्चा कम कर देना चाहिए, ये सुझाव दिया गया है। तो इस प्रकार के अगर सुझाव दिए जाते हैं तो वही कहलाते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर घटा देगी तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। कैसे कंट्रोल में आएगा, इस बात को समझ लीजिए। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है तो इससे इकोनॉमी में लोगों की इनकम पर असर पड़ेगा, लोगों की इनकम पहले से कम हो जाएगी। और जब इनकम कम हो जाएगी तो वो डिमांड भी कम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, अर्थात वो लोग पैसा कम खर्च करेंगे। और जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस अपने आप गिरने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल में आ सकती है। आएगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये केवल एक सुझाव है। और इसी को बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट शुड एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू इट्स टैक्सेस। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। गवर्नमेंट को इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करने के लिए, इक्विटेबल करने के लिए टैक्सेस के थ्रू ये काम करना चाहिए। कहने का मतलब गरीब व्यक्ति पर टैक्स मत लगाओ या बहुत कम लगाओ, और अमीर लोगों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाओ। ऐसा करने पर इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और गवर्नमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी के तहत खर्चा या तो कम करना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए। यहां पर गवर्नमेंट ऐसा खर्चा बढ़ाएगी जिसका फायदा गरीबों को मिले, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को सुधारा जा सकता है। तो ये एक प्रकार की राय है केवल, और यही ओपिनियंस कहलाते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 1 इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, यानी कि ओपिनियंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की विशेषता यह है कि यहां पर हमें वैल्यू जजमेंट देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2 इट लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। क्योंकि यहां पर बात हो रही है सुझाव की, तो कई बार यहां पर कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाती हैं, बहस शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति कहेगा कि गरीबी दूर करने के लिए ये करना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं ये बात तो गलत है, उसके हिसाब से कुछ दूसरी राय होगी। तीसरा व्यक्ति उन दोनों की बातों से सहमत नहीं होगा, जिसकी वजह से वहां पर हमें देखने को मिलेगी कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। पॉइंट नंबर 3 नॉट वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। यहां पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता, कि वो काम करने पर जो सुझाव दिया जा रहा है रिजल्ट वैसे ही आएंगे या अलग आएंगे, वो तो काम करके ही देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। और जब काम हो ही जाएगा और फिर उसके रिजल्ट्स देखे जाएंगे तो फिर वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहाँ रह जाएगी, फिर तो बात होगी फैक्ट्स के आधार पर, और फिर वो कहलाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स को हम लोग चेक नहीं कर सकते कि वो बात सही है या गलत है। पॉइंट नंबर 4 इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट ऑट टू बी। क्या होना चाहिए यहां पर ये देखा जाएगा एज अ सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए,
इस प्रकार की जब बातें की जाती हैं तो वही कहलाती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहां पर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज की, कि फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्याएं पास्ट से संबंधित हो, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एक ही बात है। यानी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए यहां पर अर्थशास्त्री इस बारे में बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। यहां पर हमें डिफरेंट इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट इज रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्या था, क्या है या फिर क्या होगा। जब फैक्ट्स के आधार पर ये बात की जाएंगी तो ये कहलाएगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में बताया गया इट इज रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। जब इस प्रकार की हमें स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी वही कहलाएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दीज में बी ट्रू और फॉल्स। जैसे किसी भी फैक्ट के आधार पर अगर मैं आपको कोई बात बता रहा हूं तो हो सकता है वो बात सही हो या हो सकता है गलत भी हो। यानी कि यहां पर पता लगाया जा सकता है कि वो बात सही है या गलत है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो पता ही नहीं लगाया जा सकता। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कभी भी स्टेटमेंट्स को सही या गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो केवल एक सुझाव है और किसी भी सुझाव के बारे में पहले से कैसे बताया जा सकता है कि वो सही है या गलत है। वो तो एक्चुअल घटना घटने के बाद ही पता चलेगा कि वो सुझाव सही था या गलत था। और जब घटना घटी जाएगी तो फिर तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगी, फिर तो हम लोग फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे। दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में केवल सुझावों की बात होती है। पॉइंट नंबर 4, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ। यहां पर जो भी फैक्ट्स या फिगर्स हमारे सामने होंगी उनको चेक किया जा सकता है कि वो सही है या गलत है। दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफेबल एट ऑल। यहां पर जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको हम लोग चेक कर ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर 5, इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कभी भी ओपिनियंस की बात नहीं होती और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो होती ही वैल्यू जजमेंट की बात है सारी की सारी। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, लेकिन इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का मतलब इंतजाम करना। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, धन की व्यवस्था करना। अगर एक आदमी पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम करता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठ गया, यही तो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिससे लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, अर्थात रोजी रोटी प्राप्त करते हैं। ऑल सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनेबल पीपल टू अर्न एन इनकम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी। तो वो सभी संस्थाएं, वो सभी संगठन जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है और वहां पर लोग जाकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इन सभी संस्थाओं को, इन सभी संगठनों को कलेक्टिवली एक साथ अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था हमेशा
एक कंट्री की देखी जाती है। जैसे हमारे देश की अलग अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान की अलग है, जापान की अलग है। हर देश की अर्थव्यवस्था अलग कहलाती है। अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्लैंड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इट इज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। यानी कि रिसोर्सेज जो होंगे प्रोडक्शन करने के लिए, उनके ओनर्स हम लोग होंगे, इंडिविजुअल्स। एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। और हम लोग अपने आधार पर जो है निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि हमें क्या बनाना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है, एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यहां पर जो सिद्धांत है, अर्थात यहां पर हमारा जो मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, वो होता है अपने प्रॉफिट को अधिक से अधिक करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते, और यहां पर इंडिविजुअल्स हमेशा अपना फायदा देखता है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो इस प्रकार से गुड्स को प्रोड्यूस करे और बेचे कि उससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जा रही है फिलहाल यूएसए में, यूके और कनाडा में। अधिकतर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अधिकतर उन सभी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखी जाती है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, दैट मीन्स समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसी को बोलते हैं प्लैंड इकोनॉमी। इन दिस सोशल, या कह सकते हैं पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी यहां पर संसाधनों के जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास होती है। एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और यहां पर जितने भी आर्थिक निर्णय हैं वो भी सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं, विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। और यहां पर सरकार का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि सरकार का उद्देश्य है जन कल्याण, समाज का अधिक से अधिक भला करना। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था अधिकतर देखी जाती है रशिया में, थाईलैंड में और मलेशिया में। देन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें रिसोर्सेज के ओनरशिप दोनों के पास होगी। कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे और कुछ रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर के पास होंगे, अर्थात यहां पर दोनों सेक्टर मिलकर काम करेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है। सोशलिस्ट या प्लैंड इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर का होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स मिलकर काम करते हैं, जैसे कि इंडिया में। अब मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें रिसोर्सेज यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उनकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास भी होगी और पब्लिक सेक्टर के पास भी होगी। हेयर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल जस्टिस। यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उद्देश्य तो होगा, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ। यानी कि प्राइवेट सेक्टर काम करेगा प्रॉफिट के लिए और गवर्नमेंट काम करेगी समाज के लिए। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान एंड श्रीलंका, यानी कि इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं अधिकतर, सभी में इस प्रकार की ही अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, डिफरेंस। इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट है कंट्रोल्ड, या इसी को बोलते हैं सेंट्रली प्लैन्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन तीनों का एक ही मतलब है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लैन्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। दूसरी है फ्री इकोनॉमी, जिसे
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, जहां पर कंट्रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का। और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पॉइंट नंबर 2, मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है समाज का भला करना, जन कल्याण करना। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उद्देश्य है प्रॉफिट को अधिक से अधिक बढ़ाना, मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों काम एक साथ होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा लेकिन सामाजिक न्याय के साथ, सामाजिक कल्याण के साथ। पॉइंट नंबर 3, द कंज्यूमर इज नॉट सवरेजन। यहां पर कंज्यूमर को महत्व नहीं दिया जाता। कंज्यूमर क्या चाहता है, गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को भी बना के देना है जो बना के देना चाहती है सरकार। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग माना जाता है। कंज्यूमर के आधार पर ही प्रोडक्शन होगा और कंज्यूमर के आधार पर ही गुड्स के फीचर्स तय किए जाएंगे, उनकी कीमत तय की जाएगी। एंड इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, कंज्यूमर इज सॉवरेन बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर को महत्व तो दिया जाता है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उनको राशन की दुकान के द्वारा सरकार बांटती है, जिसे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहां पर दोनों काम एक साथ होंगे। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मेक्स प्राइस डिटर्मिनेशन। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सभी रिसोर्सेज पर और गवर्नमेंट ही तय करती है कि किस वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए। इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय पीपल, यानी कि इंडिविजुअल्स उनके ओनर होते हैं। एंड मार्केट फोर्सेज डिटरमाइंस प्राइसेस, और डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय की जाती है हर चीज की कीमत। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों काम एक साथ होंगे, यानी कि डिमांड और सप्लाई भी देखी जाएगी और साथ में गवर्नमेंट के कुछ नियम कायदे कानून भी ध्यान रखने पड़ते हैं प्राइस को निर्धारित करते वक्त। पॉइंट नंबर 5, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सभी पब्लिक सेक्टर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर ये काम करता है, प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करेगा क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम करेगा प्रॉफिट के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए। प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट को अधिक से अधिक बनाने के लिए गुड्स की कीमत निर्धारित करेगा, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन्हें गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। यहां पर आपका ये सेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।